राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का महामैराथन 2026 बीए सेमेस्टर फोर्थ समाजशास्त्र की क्लास है हमारी। किताब का नाम है समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। देखो मित्रों, हम लोग गेस पेपर की क्लास ली थी, उसमें हमने वो मोस्ट इंपोर्टेंट दिए थे जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। भाई, एग्जाम है तो एग्जाम में तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही बनती है। तो आपके लिए जो कितने छोटे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही केस पेपर में दिए गए हैं। अब हम उन्हीं पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है? इस विषय में हम 5 इकाइयों के माध्यम से इन समस्याओं का अध्ययन करेंगे। ये प्रत्येक इकाई अलग सामाजिक समस्या पर केंद्रित है। पहली में है सामाजिक समस्याएं, अपराध एवं बाल अपराध। दूसरी इकाई में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या समस्याएं, शिक्षा एवं नियंत्रण। इकाई 3 में युवा समस्याएं, महिला सशक्तिकरण एवं आतंकवाद। इकाई 4 में हम चर्चा करेंगे गरीबी, बेरोजगारी, मानव अधिकार एवं पर्यावरण पर। इकाई 5 में रहेगा विशिष्ट समूहों की समस्याएं, जैसे कौन कौन से समूह हैं जिनकी समस्याएं क्या होती हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ये क्या है? जनजातियां हैं। अल्पसंख्यक। हम पहली इकाई की तरफ चलते हैं। सामाजिक समस्याएं, अर्थ, अवधारणा एवं प्रकार। इस इकाई में हम समझेंगे कि सामाजिक समस्या क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और अपराध एवं बाल अपराध जैसी गंभीर समस्याओं को हम किस तरह समझ सकते हैं। इकाई 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सामाजिक समस्या का अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषाएं, विशेषताएं एवं प्रकार, व्यक्तिगत बनाम सामाजिक समस्या, यानी खुद की समस्या और एक सामाजिक समस्या, प्रमुख कारण एवं प्रभाव। अपराध एवं बाल अपराध क्या है? अपराध का अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकार, अपराध के कारण एवं सिद्धांत, निवारण के उपाय, बाल अपराध का अर्थ एवं कारण, परिवीक्षा एवं सफेद पोश अपराध। इन सब के टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा बनता है, सामाजिक समस्या क्या होती है? पहले तो हमें यह समझना है कि सामाजिक समस्या कहते किसे हैं, क्या होती क्या है वो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज के साथ मिलजुल कर जीवन जीता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो समाज के बड़े हिस्से को परेशान करती है। जब कोई समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होकर पूरे समाज की होती है और उसे सुलझाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तो उसे सामाजिक समस्या कहते हैं। भाई, बड़े पैमाने पर जिसको नुकसान हो रहा है तो बड़े पैमाने पर ही हम मिलकर प्रयास करेंगे, उसको ही सामाजिक समस्या कहते हैं। सामाजिक समस्या का अर्थ है उदाहरण। सामाजिक समस्या वह अनचाही सामाजिक स्थिति है। हम चाहते नहीं है, फिर भी वो समस्या आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, जिसे समाज का अधिकांश भाग ठीक नहीं मानता। यह समाज की शांति, व्यवस्था और विकास के रुकावट डालती है। वर्तमान भारत के उदाहरण हैं गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, नशाखोरी, पर्यावरण प्रदूषण। ये क्या है? ये सामाजिक समस्याएं हैं। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी ये समस्याएं हैं। और वो क्या करती है? हमारी समाज की शांति को भंग करती है, व्यवस्था को गड़बड़ा देती है और विकास में रुकावट पैदा करती है। सामाजिक समस्या की 6 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बड़े वर्ग पर असर पड़ता है। यह एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है, पूरे समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। मूल्यों के विरुद्ध, यह समाज के आदर्श और नैतिक नियमों के विपरीत होती है। ये जो समस्याएं होती हैं, विकास में बाधा होती है। इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास रुक जाता है। देखिए, जब ये इतनी सारी समस्याएं होंगी, गरीबी, बेरोजगारी, जो भी अशिक्षा,
तो नशाखोरी, ये सब क्या है? ये हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी बाधा डालती है। सामूहिक समाधान जरूरी है, अकेले कोई इसे नहीं सुलझा सकता। समाज और सरकार को मिलकर प्रयास करना होता है। परिवर्तनशील, समय के साथ सामाजिक समस्याओं का स्वरूप बदलता रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, समस्याएं भी बदलती रहती हैं। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग समस्याएं बदलती रहती हैं। समाज इसे अस्वीकार करता है, समाज इसे ठीक करना चाहता है और इसे खत्म करने का प्रयास करता है। सामाजिक समस्या एक गतिशील अवधारणा है। सामाजिक समस्या एक गतिशील अवधारणा है। कैसे? सामाजिक समस्याएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। समय, स्थान और समाज के अनुसार इसका रूप बदलता रहता है। पहले बाल विवाह की परंपरा थी, बहुत सामान्य बात थी। इसे समस्या नहीं माना जाता था। मतलब उनको ऐसे लगता था कि ये हमारी परंपरा है भाई। लेकिन आज क्या है? बाल विवाह के लिए कानून बने हैं, उसको अपराध माना जाता है, सामाजिक समस्या माना जाता है। तो समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग समस्याएं भी तो बदली, उनके लिए समस्याओं का समाधान भी निकाला गया। देखो बच्चों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए गेस्ट पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पेपर जो है वो बहुत बेस्ट जाए। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अभी हम महामैराथन क्लास में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समस्या के कितने प्रकार होते हैं? आर्थिक समस्याएं, जिसमें क्या क्या आता है? गरीबी, बेरोजगारी, भूख। दूसरा है सामाजिक समस्याएं, उसमें आता है जातिवाद, दहेज, बाल विवाह। तीसरी है राजनीतिक समस्याएं, जिसमें भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हिंसा। अगला है सांस्कृतिक समस्याएं, जिसके अंदर आती है नैतिक पतन, पश्चिमीकरण प्रभाव, सर्वमयवीय जो होती है ना, सरियावमीय, ये समस्या क्या होती है भाई? ये तो सर्वव्यापी जिसको कहते हैं, प्रदूषण है, जल है, संकट है, क्षरण है, ये तो सभी जगह होती है। आप कोई भी देश या काल सीमित नहीं है, ये सब जगह समस्याएं हैं। अगला है व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या में क्या अंतर है? देखिए, व्यक्तिगत मतलब सिर्फ व्यक्ति तक, एक व्यक्ति तक सीमित रहना, और सामाजिक मतलब बड़े पैमाने पर। प्रभाव का क्षेत्र, व्यक्तिगत पर क्या होता है, एक व्यक्ति और परिवार तक सीमित रहता है, और सामाजिक समस्या में क्या होता है, पूरे समाज वर्ग को प्रभावित करता है। समाधान क्या है? व्यक्तिगत का तो क्या है, व्यक्ति स्वयं करता है, और समाज में क्या होता है, पूरा सामूहिक रूप से पूरा समाज उसके प्रयास के लिए जरूरी होना होता है। प्रकृति क्या है? व्यक्तिगत समस्या में व्यक्ति के विकास में बाधा करती है, और यहाँ समाज में क्या होता है, समाज के विकास में बाधा करती है। उत्तरदायित्व क्या है? व्यक्तिगत के लिए सामान्य व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है इसका, लेकिन सामाजिक के लिए अनेक सामाजिक आर्थिक कारण जिम्मेदार होते हैं इसके। अवधि क्या है? व्यक्तिगत समस्या कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन सामाजिक समस्याएं लंबे समय तक चलती रहती हैं। ये उदाहरण है, अंतर है इन दोनों में। सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, सामाजिक समस्याएं क्यों होती हैं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि से, बहुत जनसंख्या हो तो संसाधनों पर क्या दबाव पड़ता है, अशिक्षा के कारण, पढ़े लिखे ना होने के कारण समाज में बुराइयां पैदा हो जाती हैं, बेरोजगारी और गरीबी, काम न मिलने से निराशा बढ़ती है, और जो अपराध और असंतोष को जन्म देती है। सामाजिक असमानता क्या है? जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव से सामाजिक तनाव बढ़ता है। भाई, इन कारणों से क्या होता है, हम उनको समानता नहीं दे पाते हैं, और समानता नहीं दे पाते हैं तो उसमें आक्रोश पैदा होता है, और भेदभाव जो होता है वो सामाजिक तनाव को बढ़ाता है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, ईमानदारी और जिम्मेदारी की कमी से भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ते हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा, रोजगार, कानून और समुदाय, ये सब मिलकर अगर काम करें तो एक शक्तिशाली हथियार तैयार हो सकता है। और बिल्कुल, शिक्षा जागरूकता लाती है और सामाजिक एकता इस
दिशा में सबसे शक्तिशाली हथियार बनता है। इकाई पहली में हम मुख्य विषय जो है वो देखते हैं अपराध। अपराध समाज की सबसे गंभीर सामाजिक समस्याओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है और समाज को नुकसान पहुंचाता है तो उसे अपराध कहते हैं। भाई कानून बनाए गए हैं और उन कानून को जो तोड़ता है और जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है तो उसे अपराध कहते हैं। अगला प्रश्न है अपराध का अर्थ और विशेषताएं क्या है। अपराध का अर्थ पहले समझते हैं कि अपराध वह कार्य है जो समाज के बनाए कानूनों के विरुद्ध हो, जिसके लिए कानून में दंड का प्रावधान हो। सरल शब्दों में कहें, जो काम कानून के खिलाफ हो और जिससे समाज को नुकसान पहुंचे वही अपराध है। भाई कानून के खिलाफ हो और फिर समाज को भी उससे नुकसान हो तो उसे ही अपराध कहते हैं। अपराध की प्रमुख मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हमेशा किसी कानून का उल्लंघन होता है, समाज की सुरक्षा एवं व्यवस्था प्रभावित होती है, इसके लिए कानूनी दंड निर्धारित होता है, अधिकांशतः जानबूझकर किया जाता है, समाज की नैतिकता के विरुद्ध होता है। अपराध के कितने प्रकार होते हैं? भाई अपराध के जो है वो निम्न प्रकार हैं: व्यक्ति के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, आर्थिक अपराध और सफेद पोश अपराध। अब हम समझते हैं कि व्यक्ति के विरुद्ध क्या होता है। किसी व्यक्ति के जीवन या शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये क्या है? ये अपराध ही है। हत्या कर देना, मारपीट करना, किडनैप करना, मीन्स अपहरण करना, ये व्यक्ति के विरुद्ध ही अपराध है। संपत्ति के विरुद्ध, किसी की संपत्ति को चुराना, किसी संपत्ति को चुराना या नुकसान पहुंचाना, ये चोरी, डकैती, लूट, गबन, ये सब क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। राज्य के विरुद्ध अपराध क्या है? देश की सुरक्षा, शासन व्यवस्था को खतरे में डालना, जैसे देशद्रोह करना, आतंकवाद, जासूसी, ये क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराध है। आर्थिक अपराध क्या है? अवैध आर्थिक लाभ के लिए किए जाने वाले अपराध, उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार करना, कर चोरी करना, बैंक धोखाधड़ी, ये सब आर्थिक अपराध में आते हैं। सफेद पोश अपराध क्या है? शिक्षित और प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पद का दुरुपयोग। देखिए सफेद पोश मतलब हम शिक्षित हैं, प्रतिष्ठित, मानित और सम्मानित हैं, प्रतिष्ठा है हमारी समाज में, उसके बावजूद हम उन पदों का दुरुपयोग करते हैं। किस तरीके से? रिश्वत, वित्तीय धोखाधड़ी और मिलावट के जरिए से। अगला प्रश्न आता है अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं? क्यों अपराध होता क्यों है? भाई गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, गलत संगति, नशाखोरी और टूटा हुआ परिवार, इन सभी कारणों से ही अपराध बढ़ता है। जब रोटी के लिए पैसे ना हो तो कुछ लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, गरीबी के कारण। काम न मिलने पर निराशा बढ़ती है और व्यक्ति अपराध की ओर जा सकता है। ये क्या है? बेरोजगारी है। जो पढ़ा लिखा नहीं वह सही गलत का फर्क नहीं जान पाता, अशिक्षा के कारण अपराध होता है। गलत संगति, बुरे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति भी अपराध की ओर खींचा चला जाता है, ये गलत संगति से होता है अपराध। नशाखोरी, नशे में मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और अपराध की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता सही और गलत की वो मर जाती है, क्षीण हो जाती है, तो अपराध होते हैं। टूटा हुआ परिवार, घरेलू हिंसा, उपेक्षा और अनुशासन की कमी भी अपराध का कारण बनती है। अपराध के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? देखिए प्रमुख सिद्धांत है जैविक सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ लोगों के में जन्म से ही शारीरिक या आनुवांशिक कारणों से अपराध की प्रवृत्ति हो सकती है। मतलब आनुवांशिक माना है, जैविक सिद्धांत क्या होता है? आनुवांशिक होता है कि जन्म से ही उनमें ये प्रवृत्ति होती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में है मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन और व्यक्तित्व दोष अपराध का कारण बन सकते हैं। मन की बीमारी भी अपराध को जन्म दे सकती है। मतलब मन की बीमारी, हम लोग इतना, जबकि कुछ होता नहीं है इतना, हम उसको सोचते रहते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये मानसिक तनाव जो होता है ना, उसकी वजह से भी हम अपराध की ओर चले जाते हैं। समाज शास्त्रीय सिद्धांत, यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार गरीबी, बेरोजगारी, गलत वातावरण और खराब संगति
अपराध के मुख्य कारण हैं। आर्थिक सिद्धांत। जब लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं तो वे जीवित रहने के लिए अपराध का रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत नहीं है और उनको जीना भी जरूरी है, जीना चाहते हैं, उसके लिए वो अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। अपराध की रोकथाम कैसे की जा सकती है? शिक्षा जरूरी है, रोजगार होना भी जरूरी है, थोड़ा कठोर कानून होना चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, नशा मुक्ति हो। तो इन सब को मिलाकर पुनर्वास, सुधार, सामाजिक सुधार, ये सब हो सकते हैं और प्रभावी समाधान दे सकते हैं। अगला है सफेदपोश अपराध क्या होता है? देखिए, सफेदपोश अपराध वो अपराध है जो समाज के पढ़े लिखे लोग, प्रतिष्ठित धनी लोग जो होते हैं ना, वो अपने पद, रुतबे और व्यवसाय का प्रभाव गलत तरीका से फायदा उठाकर करते हैं। इनमें हिंसा नहीं होती है, लेकिन धोखाधड़ी और छल कपट बहुत होते हैं। तो ये सफेदपोश कहलाते हैं। इनके मुख्य उदाहरण जैसे हैं टैक्स की चोरी करना, रिश्वत लेना, नकली मिलावटी सामान बेचना या इस तरीके का काम करना, बैंक में धोखाधड़ी करना, फर्जी कागजात बनाना, भ्रामक विज्ञापन देना। अब आपके जो 10 प्रश्न हैं वो परिवीक्षा क्या है? 10वां प्रश्न जो है वो आपका है परिवीक्षा क्या है? परिवीक्षा का अर्थ समझते हैं कि ये क्या है। एक आधुनिक सुधारात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना। एक आधुनिक सुधार के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसमें न्यायालय अपराधी को जेल भेजने की बजाय कुछ शर्तों के साथ समाज में रहने का मौका देता है। मतलब कुछ नियम बता देता है कि भाई ये तुम्हारी सीमाएं हैं और अब तुमको समाज में रहने का हम एक मौका दे रहे हैं ताकि वह अपना व्यवहार सुधार सके। उद्देश्य क्या होता है? अपराधी को जेल के नकारात्मक माहौल से बचाना होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि इसको एक चांस देते हैं, मौका देते हैं, क्या पता ये इसके अंदर रहेगा तो सुधार हो जाएगा, और अपराधियों के बीच में रहेगा तो और नकारात्मकता फैलेगी। तो उस माहौल से दूर रखकर उसको परिवार के साथ रहकर सुधरने का मौका दिया जाता है। कैसे काम करती है ये परिवीक्षा जो है, वो कैसे काम करती है ये व्यवस्था? यह व्यवस्था अधिकारी अपराधी की निगरानी रखता है। परिवीक्षा अधिकारी जो होते हैं ना, वो इस अपराधी पर निगरानी रखते हैं। वो मौका तो दे देते हैं लेकिन वो निगरानी में रहता है वो बंदा। वह समय समय पर मिलता है और न्यायालय को रिपोर्ट करता रहता है, उसमें कितना सुधार हुआ, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये न्यायालय को रिपोर्ट देता रहता है। परिवीक्षा अधिकारी की ये ड्यूटी होती है। फायदे क्या हैं इसके? अपराधी अपने परिवार के साथ रहता है, काम करता है और समाज में सम्मान से जीने की कोशिश करता है। जेलों पर भी कम बोझ पड़ता है। भाई जेल में ऐसे तो इकट्ठे हो जाएंगे, अगर छोटे छोटे अपराधों के लिए भी हमने उनको जेल में डालना बंद कर दिया, डालना शुरू कर दिया तो इससे फायदा यही है कि वो परिवार के बीच में ही रहकर काम करता है, मान सम्मान पाता है और उसको जो नकारात्मकताएं होती हैं वो भी उसकी दूर होती रहती हैं। और जेलों में भी जो अपराधी ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो जेलों में भी क्या बोझ नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है अपराधियों के सुधार का जो काम है वो कौन कौन से हैं, कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं? परिवीक्षा अभी हमने पढ़ाई था। पैरोल, पैरोल क्या है? अच्छे व्यवहार वाले कैदी को थोड़े समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी जाती है। सुधार गृह क्या है? बाल अपराधियों के लिए विशेष स्थान है जहां शिक्षा, अनुशासन और नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण क्या है? जेल में ही कैदियों को सिलाई, बढ़ईगिरी, कंप्यूटर जैसे काम सिखाए जाते हैं। और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जिनसे जेल में ही व्यक्तियों वो कैदियों को दे दिए जाते हैं, जिससे क्या वो व्यवसायिक रूप में प्रशिक्षित हों। मनोवैज्ञानिक परामर्श क्या है? विशेषज्ञ अपराधियों की मानसिक स्थिति की ठीक करने की में मदद करते हैं। मतलब इतना भी हमारा कानून जो है वो प्रयासरत है। समाज में पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब होता है वापस वास करना, वापस आ जाना। सजा पूरी होने के बाद अपराधी को रोजगार और परिवार का सहयोग दिलाया जाता है। भाई वो वापस आकर रह सकता है
रोजगार, जेल में उसने इतने सीखे हैं, किए हैं, तो उसको रोजगार दिलाने में भी सहायता करता है। बाल अपराध, बाल अपराध वह स्थिति है जब कम उम्र के बच्चे या किशोर कोई ऐसा काम करते हैं जो समाज और कानून के विरुद्ध होता है। इन बच्चों को अपराधी तो नहीं कह सकते, बल्कि सुधार के योग्य माना जाता है। मतलब एक प्रयास किया जाए तो बिल्कुल वो सुधर सकते हैं। बाल अपराध का अर्थ और कारण क्या है? बाल अपराध का अर्थ देखते हैं। जब 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा या किशोर कोई ऐसा कार्य करे जो कानून के विरुद्ध हो, समाज के नियमों को तोड़े, तो उसे बाल अपराध कहते हैं। ऐसे बच्चों को बाल अपराधी कहा जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, टूटा हुआ अव्यवस्थित परिवार, माता पिता की उपेक्षा या लापरवाही, गरीबी और आर्थिक तंगी, शिक्षा का अभाव, गलत मित्र मंडली, बचपन में मानसिक आघात, समाज का नकारात्मक वातावरण। अब हम देखते हैं कि अपराध और बाल अपराध में अंतर क्या है। देखिए, आयु क्या है? अपराध में तो 18 वर्ष से अधिक, यानी जो बड़ी उम्र के होते हैं, वयस्क व्यक्ति होते हैं, वो तो अपराध है। बाल अपराध क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर बच्चे या बच्चे। प्रकृति क्या है? अपराध में अधिक गंभीर सोच समझकर काम किया जाता है, मतलब अपराध किया जाता है, जबकि बाल अपराध में कम गंभीर और वातावरण के कारण ऐसा हो जाता है, वो जानबूझ के नहीं करते हैं। अपराध में कानून का नजरिया क्या है? दंड पर जोर दिया जाता है, लेकिन बाल अपराध में थोड़ा सुधार का मौका दिया जाता है और सुधार पे ही जोर दिया जाता है। दंड में, अपराध में जेल या कानूनी की सजा है, जबकि बाल अपराध में सुधार, गृह परामर्श, शिक्षा, इन पर जोर दिया जाता है। जिम्मेदारी क्या है अपराध में? भाई, व्यक्ति पूरी तरह जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसने जानबूझ के किया होता है, सोच समझ के प्लानिंग की होती है अपराध करने की, तो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है पूरी तरीके से। बाल अपराध में परिस्थिति और परिवार का भी दोष होता है। बाल अपराधियों के सुधार के तरीके क्या हैं? शिक्षा एवं नैतिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पारिवारिक सहयोग, व्यावसायिक कौशल। शिक्षा एवं नैतिक प्रशिक्षण, सुधार गृह में बच्चों को पढ़ाई और संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं। अगर हमारे समाज में सभी परिवार ये जिम्मेदारी ले ले तो शायद ये सुधार गृह एक दिन पूरे बंद हो जाए, पर पूरे समाज को मिलकर इसमें सहयोग करना, एकता के साथ वो आगे इसमें सहयोग करें। परिवार अपने बच्चों को इतना प्यार दें, उन बच्चों पर ध्यान रखें, गलत राह पर चलने से रोकें, उनकी संगति का ध्यान दें, अच्छे संस्कार सिखाएं, तो शायद ऐसी नौबत ही ना आए कि बाल अपराध बढ़े। बाल अपराध को हम परिवार से ही रोकना शुरू करें तो बिल्कुल ये बाल अपराध जो है वो होंगे ही नहीं। मनोवैज्ञानिक परामर्श, विशेषज्ञ बच्चे की मानसिक समस्याओं को समझकर उसे सही राह दिखाते हैं। व्यावसायिक कौशल, छोटे काम सिखाकर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, कॉन्फिडेंस जगाया जाता है कि भाई तुम कुछ कर सकते हो, इस गलत रास्ते पर चलकर तुमको आगे फिर कानूनी दंड भुगतना पड़ सकता है, तो उनको ये सब सुधार गृह में सिखाया जाता है। मुख्य बिंदुओं को सारांश देख लेते हैं हम। सामाजिक समस्या, अपराध क्या है, बाल अपराध क्या है और परिवीक्षा और सुधार क्या है। देखिए, सामाजिक समस्या हमने देख लिया कि एक बड़े पैमाने पर जो पूरे समूह को प्रभावित करती है, और अपराध क्या है जो कि जानबूझकर किया जाता है और जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है। बाल अपराध जो 18 वर्ष से कम उम्र की होता है और उसके लिए सुधार भी होते हैं। परिवीक्षा और सुधार क्या है? अपराधी को जेल की बजाय निगरानी में रखा जाता है, समाज में रखा जाता है और उसको एक सुधरने का मौका दिया जाता है। इकाई 2 की तरफ चलते हैं, जनसंख्या का मुद्दा। देखिए, जनसंख्या क्या है पहले तो ये देखते हैं। जनसंख्या मतलब जन्म दर बढ़ना, वो जनसंख्या है। अब वृद्धि क्या है? भाई, जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है,
तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। इस इकाई में क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि जनसंख्या समस्या क्या है, उसका अर्थ और कारण, प्रभाव। फिर पढ़ेंगे हम जनसंख्या शिक्षा और नियंत्रण कार्यक्रम, सफलता और विफलता। 21वीं सदी में जननांकीय लाभांश भारत के लिए अवसर क्या है? जनसंख्या समस्या क्या है? जनसंख्या समस्या, वाकई में क्या जनसंख्या समस्या है? देखते हैं। जनसंख्या समस्या को समझना इस इकाई की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जनसंख्या समस्या क्या है, यह क्यों होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। भी छोटा सा उदाहरण है, जब हमारे परिवार में एक बंदा कमाने वाला हो और परिवार में 10-15 बच्चे हो, तो क्या हम व्यवस्थित रूप से उनको ना तो खिला पाते हैं, ना उनको शिक्षा दे पाते हैं। और जब शिक्षा नहीं दे पाते हैं, खिला नहीं पाते हैं, तो क्या हो गए? धीरे धीरे अपराध, गरीबी, बेरोजगारी और व्यापक रूप से हम भागीदार हो जाते हैं उन समस्याओं को पैदा करने के लिए। जनसंख्या समस्या क्या होती है? जब किसी देश में लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाए कि उपलब्ध संसाधन जैसे खाना, पानी, नौकरी, अस्पताल, स्कूल सभी के लिए पर्याप्त न हो, तो उसे जनसंख्या समस्या कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लोगों की संख्या और साधनों की कमी, साधनों के बीच असंतुलन को ही हम जनसंख्या समस्या कहते हैं। याद रखें, ज्यादा लोग, ज्यादा जरूरतें, संसाधन सीमित, पूर्ति होना मुश्किल हो जाता है। परिणाम गरीबी, बेरोजगारी और भी समस्याएं हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। भारत की जनसंख्या जो है ना, विश्व में वो ज्यादा है, इसलिए वह समस्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? भाई, क्या कारण क्या रहे हैं कि भारत में जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ी? मृत्यु दर में कमी, डॉक्टर, दवाइयां, टीके बेहतर हुए जिससे लोग कम मरने लगे, पर बच्चे उतने ही पैदा होते रहे। भाई, मृत्यु दर को तो हमने कंट्रोल कर लिया, ऐसी तकनीकें आ गई, दवाइयां ही आ गई। पहले टीके नहीं थे, आजकल टीकाकरण हो गया है, तो मृत्यु दर कम हो गई। लेकिन जन्म दर जो है ना, वो बढ़ती गई। अशिक्षा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं, वे परिवार नियोजन के बारे में नहीं जानते, इसलिए अधिक बच्चे होते हैं। बाल विवाह, कम उम्र में ही शादी का हो जाना, ज्यादा साल तक बच्चे जन्म पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। धार्मिक सामाजिक मान्यताएं, कई परिवार ज्यादा बच्चों को भगवान की देन या बुढ़ापे का सहारा मानते हैं। मतलब फिर उनको ये मतलब नहीं होता है कि हमारे बच्चे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हम उनको क्या शिक्षा दे पाएंगे, या इनका भविष्य क्या होता है। उनको ये मतलब नहीं होता, ये तो वो समझते हैं भगवान की देन है और हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये धार्मिक सामाजिक मान्यताएं हैं। गरीबी, गरीब परिवार सोचते हैं ज्यादा बच्चे ज्यादा कमाई, इसीलिए अधिक बच्चे होते हैं। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि कमाई ही नहीं है, बेरोजगारी इतनी हो जाएगी तो कमाएंगे कैसे। जागरूकता की कमी है, कई लोगों को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी ही नहीं होती, उसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं? देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, आवास की कमी, पर्यावरण नुकसान। गरीबी कैसे? संसाधन सभी में बंट जाते हैं, एक तो एक या दो जना उसका उपयोग करता है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, कमी हो जाएगी। बेरोजगारी, नौकरियां कम, लोग ज्यादा, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी। आवास की कमी, सभी को रहने के लिए घर नहीं मिल पाता। पर्यावरण नुकसान, जंगल कटते हैं, प्रदूषण बढ़ता है और पानी की कमी होती है। जनसंख्या वृद्धि के अनुसार वृद्धि के दुष्प्रभाव बताइए। शिक्षा पर दबाव, स्कूल और कॉलेजों में बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जाती है,
पर्याप्त शिक्षक और कमरे नहीं होते, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं आसानी से शिक्षा का आदान प्रदान होता है, बहुत सी व्यवस्थाएं जो है सुढंग से बनी रहती हैं। शिक्षक भी कम हो गए, कमरे भी इतने नहीं है और संख्या जो है वो बढ़ गई है। जीवन स्तर में गिरावट आ गई। जब सीमित आय है में ज्यादा लोगों का पेट भरना हो तो हर की किसी का जीवन स्तर जो है वो गिरेगा ही। अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज नहीं होगा, हर तरीके की समस्याएं हो जाएगी। स्वास्थ्य पर दबाव पड़ता है, अस्पताल कम हो गए हैं, मरीज ज्यादा हो गए हैं, डॉक्टर और दवाइयां सभी तक नहीं पहुंच पाती हैं। और आज की कंडीशंस हम देखते ही हैं, हॉस्पिटल में चले जाइए, मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, आपको लंबी कतार मिलेगी और आप किसी भी टाइम चले जाइए, आपको लंबी कतार ही मिलेगी। तो ये स्वास्थ्य पर दबाव है। और दबाव तो ये बाल विवाह कर देना, ये क्या है? जब तक बच्चा परिपक्व ही नहीं हुआ, शारीरिक क्षमता ही उसमें नहीं उत्पन्न हुई और हमने उसको शादी कर दी, जिम्मेदारियां दे दी, वो भी तो स्वास्थ्य पर प्रभाव ही पड़ रहा है। जीवन फिर आता है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव 3 हैं। देखिए, हमने पढ़े हैं अभी, शिक्षा पर दबाव, जीवन स्तर में गिरावट, स्वास्थ्य पर दबाव। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी होते हैं, जो कि तीनों पर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव एक नजर में देख लेते हैं। गरीबी है, अधिक लोगों में संसाधन बंट जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर दबाव, सेवाओं पर बोझ हो जाता है। बेरोजगारी, नौकरियों से ज्यादा लोग, नौकरियां कम है, लोग ज्यादा हैं। भोजन और आवास की कमी हो जाती है, बुनियादी जरूरतें कम होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई और जल संकट, जीवन स्तर में गिरावट आ जाती है। कम प्रति व्यक्ति आय, यानी व्यक्ति ज्यादा है, आय कम है। अध्याय 2 की तरफ चलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं? मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या समस्या क्या है, लेकिन अब इसको नियंत्रण में कैसे किया जाए? समस्याएं हमें पता चल गई, क्या है ये भी पता चल गया, लेकिन अब इसको नियंत्रण कैसे करें? जनसंख्या वृद्धि रोकने का क्या उपाय है? शिक्षा का प्रसार है। पढ़ा लिखा इंसान परिवार नियोजन को समझता है और छोटे परिवार को चुनता है। महिला शिक्षा सबसे ज्यादा इसमें असरदार है। परिवार नियोजन का प्रचार, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी और सुविधाएं सभी तक मुफ्त पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे होंगे तो गरीब वहां तक नहीं जा पाएगा और वो करना भी नहीं चाहेगा। अगर मुफ्त में होंगी तो भाई समस्या में रहना कौन चाहता है? बिल्कुल वहां पर ये समस्याएं सुविधाएं मिलेंगी तो बिल्कुल सभी चाहेंगे। विवाह की सही उम्र होनी चाहिए, बाल विवाह रोकना बहुत जरूरी है। लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण, जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं, जब खुद अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, पैरों पर खड़ी होने से मतलब ये नहीं है भाई आत्मनिर्भर हो, खुद कमाने लायक हो, खुद अपने को स्टेबल समझे, तब वे खुद तय करती हैं कि कितने बच्चे होने चाहिए। वे छोटे परिवार को पसंद करती हैं। सरकारी योजनाओं का पालन, सरकार की जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए और गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। मतलब सरकार ने योजनाएं बहुत बनाई हैं, लेकिन क्या वो उसकी पालना हो रही है ठीक तरीके से? क्या वो ईमानदारी से हम लोग गांव-गांव तक उन योजनाओं को पहुंचा पा रहे हैं? जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, जनसंख्या शिक्षा वह पढ़ाई है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है, इसके क्या नुकसान है, परिवार नियोजन कैसे करें, छोटा परिवार क्यों जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में हम उनको बताएंगे, शिक्षित करेंगे, तभी कुछ सफलताएं मिल सकती हैं। इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार को भी बदलना है। उनको पता चल गया, हमने उन तक ये जानकारी पहुंचा दी, लेकिन क्या जानकारी देना ही मकसद है क्या हमारा? नहीं, उनके व्यवहार में भी तो वो चीज आनी चाहिए, उनकी सोच भी तो बदलनी चाहिए। जब सोच बदलती है तभी समाज बदलता है। छोटा परिवार सुखी परिवार,
यही जनसंख्या शिक्षा का मूल संदेश है। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है? देखिए, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, लोगों को बताना कि अधिक जनसंख्या से समाज और देश को नुकसान होते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं? देखिए, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना, छोटे परिवार की भावना, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जिम्मेदारी, जीवन स्तर सुधार। छोटे परिवार की भावना, यह समझाना कि दो बच्चे ज्यादा खुशहाल परिवार बना सकते हैं। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, भाई माता और पिता जब सीमित परिवार होगा, सेहत पर भी ध्यान रहेगा और इनको बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को यह अधिकार दिलाना कि वे खुद तय करें कि कब और कितने बच्चे चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी, हर नागरिक को यह एहसास दिलाना कि संतुलित जनसंख्या पूरे देश के लिए जरूरी है। खुद के लिए तो है ही, समाज के लिए भी है, लेकिन देश के लिए भी कितना सही है। जीवन स्तर सुधार, यह बताना कि छोटा परिवार होने से बेहतर खाना, पढ़ाई और इलाज मिल सकता है। भाई कईयों को तो ये पता ही नहीं है, उनको ये शिक्षा ही नहीं है। जब उनको ये एहसास होगा तभी तो वो व्यवहार में लाएंगे। जनसंख्या जो है, जनसंख्या शिक्षा का महत्व क्या है और वो जरूरी क्यों है? मतलब ये शिक्षा देना का महत्व क्या है और क्यों जरूरी क्यों है कि हम ये शिक्षा दें? समाज में जागरूकता लाने के लिए। पढ़ा लिखा समाज परिवार नियोजन को बेहतर ढंग से अपनाता है। महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या शिक्षा से महिलाएं अधिकार संपन्न बनती हैं। उनको पता चलता है कि अच्छा वाकई में क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं। उनको तो, महिलाओं को तो कुछ को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो रूढ़िवादी और सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के दबाव में खुद शिकार हो रही हैं, खुद अस्वस्थ रह रही हैं। तो उनको, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य में सुधार, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है, देश का विकास होता है। संतुलित जनसंख्या से आर्थिक और सामाजिक विकास तेज होता है। अध्याय 3 की तरफ चलते हैं। भारत की जनसंख्या नीति। भारत ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकारी स्तर पर कई नीतियां, कई कार्यक्रम बनाए हैं। देखिए, देखते हैं क्या क्या बनाए हैं। जनसंख्या नीति क्यों जरूरी है? भाई जनसंख्या नीति है, निम्न संसाधन है जिनमें तेज जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास सुधारना, बेरोजगारी और गरीबी घटाना, ये सब नीतियां हैं सरकार की। जनसंख्या नीति की जरूरत क्या है और क्या कारण है कि ये नीतियां चलाई गई? रोजगार की समस्या कम करना। भाई ये नीति चलाने का कारण यही था कि रोजगार की समस्या कम हो जाए। अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो नौकरियां और लोगों के बीच संतुलन बना रहेगा, बेरोजगारी कम होगी। सतत विकास, जब जनसंख्या नियंत्रित होती है तो प्राकृतिक संसाधन लंबे समय तक चलते हैं, भावी पीढ़ियों के लिए भी साधन बचते हैं। स्वास्थ्य और मातृ शिशु कल्याण, देखिए ये तो हेडिंग से ही समझ में आता है कि ठीक है, माँ भी सुरक्षित है और बच्चा भी सुरक्षित है, परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलता है इससे। संतुलित सामाजिक विकास, जनसंख्या नीति शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता को भी प्रभावित, प्रोत्साहित करती है, जिससे क्या हर चीज का संतुलन समाज में बना रहता है और समाज विकास की ओर बढ़ता है। भारत में कौन कौन से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए हैं? देखिए, भारत में जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम सुना ही होगा आपने। परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी और मुफ्त सुविधाएं देना। मातृ शिशु स्वास्थ्य भी पढ़ा होगा आपने, कहीं सुना होगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए सरकारी योजनाएं हैं। जन जागरूकता अभियान, भी रेडियो, टीवी, अखबार और इंटरनेट के माध्यम से ये संदेश कि परिवार कि छोटा परिवार होना चाहिए। महिला शिक्षक सशक्तिकरण, पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला छोटा परिवार और खुशहाल परिवार चाहती हैं, उनको पता होता है। सफलता और विफलता के कारण क्या हैं? सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों से कुछ अच्छे नतीजे मिले, लेकिन कुछ जगह ये उम्मीद
के मुताबिक काम नहीं हो कर पाए। आइए देखते हैं दोनों पक्ष की क्यों सफलता मिली और विफलता क्यों मिली। जनसंख्या नियंत्रण उपाय कहां सफल रहे? शिक्षा का विस्तार, जहां पर लोग शिक्षित हैं वहां पर परिवार छोटे हैं, उनको पता है कि क्या फायदे हैं, तो वो परिवार छोटे रखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त परिवार नियोजन सेवाएं मिलने से लोगों की पहुंच बढ़ी। जहां पर मुफ्त हो रहा है इलाज तो क्यों नहीं जाएंगे, सभी जाना चाहेंगे। महिलाओं की शिक्षा, जब पढ़ी लिखी परिवार में महिलाएं जुड़ती हैं तो वो खुद से निर्णय लेती हैं कि हाँ, बच्चे कम होंगे तो हमारा परिवार जो है वो व्यवस्थित और संतुलित तरीके से बढ़ेगा। शहरीकरण और आधुनिक सोच, शहरों में रहने वाले लोग छोटा परिवार की सोच को ज्यादा अपना रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण और उपाय कहाँ विफल रहे? देखिए, कहाँ अपोजिट ही हो जाएगा। जहां शिक्षा नहीं है, अज्ञानता है, जैसे गांवों में धार्मिक सामाजिक रूढ़ियां हैं, क्या बोलते हैं, भगवान की देन है, होने दो, बुढ़ापे में सहारा तो होगी, जितने होंगे उतने कमाएंगे। ये सारी सोच जो है ना रूढ़िवादी, उसकी वजह से, गरीबी के कारण गरीब परिवार सोचते हैं बच्चे काम करेंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा कमाएंगे। बाल विवाह, कम उम्र में ही शादी कर देते हैं तो प्रजनन अवधि भी लंबी समय तक रहती है। सुविधाओं की सीमित पहुंच, दूर दराज के गांव में परिवार नियोजन की जानकारी और ये सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस वजह से भी जो है वो ये उपाय जो है वो विफल रहते हैं। सफलता बनाम विफलता, एक नजर देखते हैं। सफलता के कारण क्या है? शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, शहरी सोच और सरकारी योजनाओं से हम सफल हुए हैं। असफलता के कारक क्या है? हम असफल कहाँ रहे हैं? जहां शिक्षा नहीं है, अज्ञानता है, सामाजिक कुरीतियां हैं, गरीबी का जाल है, बाल विवाह है, सेवाओं की सीमित पहुंच नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण का और बेहतर उसको बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, स्कूल स्तर से जनसंख्या शिक्षा, बच्चों को शुरू से ही परिवार नियोजन और छोटे परिवार के फायदे सिखाए जाएं, हर गांव तक सेवाएं पहुंचाई जाएं, युवाओं को जानकारी दी जाए। महिला शिक्षा और रोजगार, जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, कमाने वाली होंगी तो वो खुद ये निर्णय लेंगी। जन जागरूकता अभियान, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया से लगातार संदेश कि छोटा परिवार ही खुशहाल परिवार हो सकता है। सरकारी योजनाओं की निगरानी, योजनाएं जमीन पर ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसकी नियमित जांच होती रहनी चाहिए। 21वीं सदी में जनसंख्या का मुद्दा क्या है? भाई, मुद्दा क्या है? केवल समस्या नहीं है, ये एक बड़ा अवसर भी बन सकती है। आइए जानते हैं कैसे। जननांकीय लाभांश से। और ये जननांकीय लाभांश होता क्या है? लाभांश मतलब लाभ, लाभ का अंश। लेकिन होता क्या है देखते हैं। जननांकीय लाभांश क्या होता है? सरल परिभाषा में या सरल शब्दों में कहें कि काम करने वाले युवाओं की संख्या बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो जाती है और इन युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और नौकरी मिले तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ती है। देखिए, जब हमें पता है कि अच्छा शिक्षित है, उसका कौशल भी बहुत अच्छा है, उसको अगर अवसर प्रदान किए जाएं तो बहुत तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। इसी स्थिति को जननांकीय लाभांश कहते हैं। आसान उदाहरण देखें। सोचो, एक परिवार में 4 कमाने वाले हैं और 2 निर्भर हैं, मतलब बच्चा है एक तो और एक बुजुर्ग है। अब वो तो कमाने नहीं जाएंगे, परिवार खुशहाल रहेगा। ठीक ऐसे ही देश के स्तर पर ज्यादा कामकाजी लोग होंगे, देश ज्यादा अमीर बनेगा। कार्यशील आयु क्या होती है? 15 से 64, यानी 64 ईयर्स ओल्ड। 64 ओल्ड जो होता है ना, वो ही कार्य कौशल में सक्षम होता है। आगे चलते हैं। भारत के लिए जननांकीय लाभांश क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, रोजगार का विस्तार होता है,
नवाचार आता है। नवाचार मतलब नए लोग आएंगे, नई तकनीक आएगी, स्टार्टअप आएगा। आविष्कार के जरिए देश को दुनिया में आगे ले जाने का और विकास का मौका मिलेगा। बचत और निवेश, ज्यादा कमाने वाले लोग होंगे, ज्यादा बचाएंगे। बैंक, निवेश और विकास होगा। जननांकीय लाभांश और अ, लाभांश और क्या फायदे क्या हैं इनके? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, सामाजिक विकास होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होती है? जब ज्यादा लोग काम करते हैं और ज्यादा कमाते हैं तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। इससे देश के विकास की योजनाएं बेहतर बनेंगी। और सामाजिक विकास, शिक्षित और कुशल युवा समाज में जागरूकता लाते हैं, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार में भी योगदान देते हैं। भारत के पास यह सुनहरा मौका अगले 20-25 वर्षों तक रहेगा। इसका सही उपयोग करना जरूरी है। बाद में तो पूरा ही मशीनी तकनीकी युग आ जाएगा। जननांकीय लाभांश पाने के लिए क्या शर्तें क्या हैं कि हम लाभांश जो है पाएं, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? उच्च गुणवत्ता शिक्षा, सर्वसुलभ और समावेशी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, काम के अनुरूप व्यवहारिक कौशल, रोजगार सृजन, स्थिर और गुणात्मक नौकरी के अवसर, महिला भागीदारी, सशक्त साझेदारी और समान अवसर। जननांकीय लाभांश का प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार की कमी, महिलाओं की भागीदारी और स्वास्थ्य समस्याएं, सेवाएं। देखिए यही चुनौतियां हैं सबसे ज्यादा कि हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहे। भाई शिक्षा की गुणवत्ता के कारण नहीं मिल रहा है। एक तो सिर्फ स्कूल जाना काफी नहीं है, असली कौशल सीखना जरूरी है। कई युवा डिग्री के बावजूद नौकरी के लायक नहीं बन पाते। रोजगार की कमी है, यदि युवाओं की संख्या के अनुपात में नौकरियां नहीं बनी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो जननांकीय लाभांश कैसे प्राप्त होगा? महिलाओं की भागीदारी, यदि आधी आबादी जो है महिलाओं की वो कार्य बल से बाहर रहे तो लाभांश आधा ही मिलेगा। अगर वो भी जुड़ जाती हैं तो लाभांश ज्यादा हो जाएगा। सीधा सा देखते हैं, अगर परिवार में पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो लाभांश ज्यादा है। एक ही जना कमा रहा है तो एक के ऊपर कार्य का बल ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवाएं, बीमार युवा उत्पादक नहीं हो सकता। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं। अगर एक बीमार व्यक्ति है और वो कार्य कर रहा है तो हमें पता है भाई उसकी कार्य कुशलता, उसकी क्षमताएं क्या है, थोड़ी अभाव में रहेंगी। कार्य जो है वो उतना नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी हैं। जननांकीय लाभांश, अवसर या चुनौती, हम डायग्राम से समझ सकते हैं। पूरी इकाई का सारांश, सब कुछ एक जगह पर इस तरीके से देखते हैं। जनसंख्या समस्या क्या है? जनसंख्या और संसाधनों में असंतुलन ही समस्या है। कारण क्या है इनके? अशिक्षा, गरीबी, बाल विवाह, रूढ़ी। प्रभाव क्या पड़ते हैं? बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण नुकसान। जनसंख्या शिक्षा क्या है? लोगों की सोच बदलने का जरिया है। उद्देश्य क्या है? छोटा परिवार, जागरूकता लाना, महिला सशक्तिकरण। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। नियंत्रण कार्यक्रम क्या होते हैं? और सफलता क्या है? ठीक है, सफलता तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण से ही सफलता मिलती है। और विफलता, हम असफल कहाँ रहे हैं? जहां अज्ञानता है, रूढ़ियां है, गरीबी, सीमित पहुंच है। जननांकीय लाभांश क्या है? युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। शर्त है बस उसमें शिक्षा, कौशल और रोजगार होना चाहिए, जिससे ही आर्थिक विकास संभव है। परीक्षा के लिए जरूरी बातें हैं: जनसंख्या समस्या, जनसंख्या शिक्षा, जननांकीय लाभांश, परिवार नियोजन। अंतिम में संदेश में हम यही कहेंगे कि भारत का भविष्य हमारे हाथों में है। बिल्कुल, हम अगर रूढ़ियों को छोड़ेंगे, खुद को शिक्षित करेंगे, जागरूक बनेंगे तो ये बिल्कुल संभव है। जनसंख्या न सिर्फ एक समस्या है, एक अवसर भी है। यदि हम शिक्षित हों, जागरूक हों और जिम्मेदार नागरिक बने तो भारत की युवा शक्ति इस देश को विश्व की महाशक्ति बना सकती है। और जिसके लिए शिक्षा जरूरी है। खुद पढ़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें, समझाएं। बिल्कुल, प्रयास तो जरूरी बनता ही है।
आपका एक सच्चा प्रयास इस समाज के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। छोटा परिवार अपनाएं, सुखी और संतुलित जीवन जिएं, जागरूकता फैलाएं, अपने समाज में जनसंख्या शिक्षा का प्रसार करें। देखो बच्चों, ये आपका बीए सेमेस्टर का जो है 6 का है और समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं हम। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि गेस्ट पेपर जो है वो आपको दे दिया गया है और उसमें वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपका पेपर गेस्ट पेपर से ही कंप्लीट हो जाता है और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी को फायदा मिले। आगे इकाई 3 की तरफ चलते हैं, आधुनिक भारत की सामाजिक समस्याएं। भाई, हमने आधुनिक तो हो गए हम, अभी भी हमारे समाज में समस्याएं हैं। वो क्या क्या समस्याएं हैं? युवा वर्ग की समस्याएं, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, एड्स, महिलाओं की समस्याएं, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, आतंकवाद। देखिए, हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि समस्याएं हैं, लेकिन समय स्थान के साथ वो परिवर्तित होती रहती हैं। अब आधुनिक समस्याएं देख लीजिए क्या है। युवा वर्ग की समस्याएं हैं, क्या है? बेरोजगारी, तनाव, नैतिक पतन। दूसरा है मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशे के कारण दुष्परिणाम, रोकथाम। एड्स, कारण संक्रमण, बचाव के उपाय। महिलाओं की समस्याएं, भेदभाव, हिंसा, सशक्तिकरण। कन्या भ्रूण हत्या, कारण दुष्परिणाम, कानून। भारत में आतंकवाद, अर्थ, कारण और रोकथाम। युवा वर्ग की समस्या क्या है? सबसे बड़ी ताकत है युवा वर्ग, लेकिन आज के वे कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। युवा वर्ग कौन होते हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? युवा वर्ग का अर्थ है युवा वर्ग के वे लोग जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्रिय हैं। ये पढ़ाई, काम और समाज में भाग लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये समाज की सबसे ऊर्जावान और रचनात्मक शक्ति होते हैं। युवा जरूरी क्यों है? भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। देश का भविष्य युवाओं की शिक्षा, कौशल, चरित्र और मेहनत पर निर्भर करता है। सशक्त युवा ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अभी अगर किसी बुजुर्ग को कह दें कि भाई आप समाज में ये काम करो, तो वो अपने अनुभवों से आपको राय तो दे सकते हैं, लेकिन उतना सक्रिय नहीं रह सकते। इसलिए युवा जरूरी है। युवाओं की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? बेरोजगारी, शिक्षा रोजगार असंतुलन, नशे की लत, मानसिक तनाव, तकनीकी का दुरुपयोग, नैतिक मूल्यों में गिरावट। युवाओं की समस्याओं के क्या क्या कारण हैं और इनके क्या दुष्परिणाम होते हैं? प्रमुख कारण जो है वो है जनसंख्या वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, आर्थिक असमानता, पारिवारिक समस्याएं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि हुई है तेजी से और नौकरियां नहीं हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, व्यवहारिक कौशल सिखाने और शिक्षा की कमी है। आर्थिक असमानता है, गरीबी के कारण कई युवा पीढ़ी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। पारिवारिक समस्याएं, घर में तनाव रहता है, उचित मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। दुष्परिणाम क्या है? अपराध में वृद्धि हुई है, निराश युवा गलत रास्ता अपना लेता है, उसको समझ में ही नहीं आता, उसको कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं है। नशाखोरी है, तनाव से बचने के लिए वो नशे की लत में चले जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। मानसिक रोग, अवसाद और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, उनको रास्ता ही नहीं दिखता भाई, तो उनको वो तनाव में उनको वही एक रास्ता नजर आता है। राष्ट्रीय विकास पर असर, युवा ऊर्जा का सही उपयोग न होना। बिल्कुल, जब युवा में ऊर्जा है तो उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई जनसंख्या वृद्धि हुई है, नौकरियां कम है, उनको अवसर ही नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर उनका उपयोग भी नहीं हो रहा। युवाओं की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? रोजगार के अवसर बढ़ाने से, स्टार्टअप उद्योग और स्वरोजगार को सरकार का समर्थन मिलना चाहिए। कौशल विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बेहतर बनाना जरूरी है। मानसिक स्वस्थ
स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श केंद्र और काउंसलिंग की सुविधा सभी स्कूलों में, कॉलेजों में होनी चाहिए। देखिए, ये जो है आज की लिए बहुत जरूरी है युवाओं के लिए कि उनको परामर्श केंद्र हो, काउंसलिंग की सुविधाएं हो, जो कि कॉलेज और स्कूलों से शुरू हो जाए ना, तो युवा ऊर्जा जो है, युवाओं को समस्याओं का ये समाधान जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, बिल्कुल, खेल, योग, संगीत जैसी गतिविधियों से युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशा एक ऐसी बुराई है जो धीरे धीरे व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को तोड़ देती है, खोखला कर देती है। मादक द्रव्य क्या होते हैं, उनका दुरुपयोग क्या है? सरल भाषा में कहें तो कुछ ऐसे खाने पीने या सूंघने की चीजें जो कि शरीर पर असर डालती है, दिमाग को सुन्न कर देती है। कुछ देर के लिए उनको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जब कोई इन चीजों का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के जरूरत से ज्यादा करता है, तो उसको मादक द्रव्यों का दुरुपयोग ही कहते हैं। मादक द्रव्यों के प्रकार क्या है, क्या क्या चीजें क्या आती हैं मादक चीजों में? शराब, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन, ब्राउन शुगर, नशीली गोलियां और इंजेक्शंस। ये कुछ तो गलत संगत से भी हो जाता है। गलत संगत में इंसान जब तनाव में होता है और उसको संगत गलत मिल जाती है, तब भी हो जाता है। युवा नशे की ओर क्यों जाते हैं, प्रमुख कारण क्या है? देखिए, गलत दोस्त, दोस्त वो नहीं होता है जो गलत रास्ते पर ले जाए, गलत रास्ते पर जाते हुए को रोके, वही असली दोस्त है। पहले तो दोस्त की परिभाषा ही हमें समझ में नहीं आती कि दोस्त कौन है, तो हम उसी को ही दोस्त समझते हैं जो अपने जैसा ही बना लेता है। वो हमें रोकता नहीं है, हमें लगता है कि ठीक है, यही हमारा दोस्त है, जबकि वो दोस्त नहीं है। वो हमें और ही, कहते हैं ना, गर्क में ले जाता है, ऊंचाइयों पर नहीं ले जाता। अगर वो दोस्त होता तो शायद हमें इन गलत रास्तों से जाने में रोकता। अधिकतर युवा दोस्तों के कहने पर पहली बार नशा करते हैं, धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। मानसिक तनाव, परीक्षा, मानसिक तनाव कैसे कैसे होते हैं भाई? परीक्षा में भी हो जाते हैं, बेरोजगारी या घरेलू समस्याओं से भी परेशान होकर मानसिक तनाव हो जाते हैं। और कुछ लोग फिर नशे में राहत ढूंढते हैं, उनको लगता है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गया। तो क्या वो हमेशा के लिए रिलैक्स हो गया क्या? नहीं, समस्याएं वहीं की वहीं हैं। दिखावा और फैशन, कुछ युवा स्टाइलिश दिखने के लिए या दूसरों की नकल करने के लिए नशा शुरू करते हैं। फैशन हो गया, आज का ट्रेंड हो गया है कि अच्छा, इस तरीके से करने से स्टाइलिश बनते हैं हम। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे उनका खुद का नुकसान, परिवार का नुकसान और समाज को कितना नुकसान झेलना पड़ता है। पारिवारिक माहौल, अगर घर में कोई बड़ा नशा करता हो तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों पर सबसे पहले असर पड़ता है। तो हम क्या है, परिवार की धुरी हैं, और हम ही अगर इस तरीके से करेंगे तो हम बच्चों को, उसका भविष्य जो है वो बिगाड़ने में हमारा ही हाथ होता है। आसान उपलब्धता क्या है? कुछ इलाकों में नशीले पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि भाई वहां उत्पाद है उन चीजों का, जिनसे लोग इनके शिकार हो जाते हैं। जागरूकता की कमी है, नशे के नुकसान की जानकारी न होने से लोग इसे हल्के में लेते हैं। भाई जानकारी भी हो तब भी क्या है, जो अगर गलत संगत में पड़ गए हैं, जिनको फैशन या ट्रेंड का शौक हो गया है, माहौल ऐसा रहा है, तो जानकारी भी जहां होती है ना, वहां पर भी लोग क्या है, नशे के रास्ते पर चले जाते हैं। नशे के दुष्परिणाम क्या होते हैं? शारीरिक नुकसान है, जैसे लीवर, फेफड़े, हृदय को नुकसान, कमजोरी आना, मानसिक याददाश्त कमजोर होना, अवसाद, निर्णय क्षमता घटना। सामाजिक नुकसान क्या है? परिवार में तनाव, सम्मान खोना, रिश्ते टूटना। आर्थिक नुकसान, धन बर्बाद, गरीबी, बेरोजगारी। नशे की रोकथाम कैसे हो सकती है? जागरूकता हो, परिवार व स्कूल में बताया जाए, नशा मुक्ति केंद्र हो, कठोर कानूनी कार्यवाही हो।
एड्स क्या है? देखिए, एड्स एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही जानकारी से बचा भी जा सकता है। बीमारी भयंकर है, लेकिन अगर सही जानकारी हो, रख रखाव हो, तो इससे बचा जा सकता है। एड्स क्या है? एचआईवी और एड्स में फर्क क्या है? एड्स का पूरा नाम पढ़ते हैं पहले तो। देखिए, यह एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शरीर छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता है। यह है ह्यूमन इम्यूडिफिशियंसी वायरस। एचआईवी क्या है? एक वायरस है। यह वायरस शरीर में घुसकर धीरे धीरे हमारे ह्यूमन सिस्टम को कमजोर करता है। जब यह वायरस बहुत ज्यादा कमजोरी कर देता है, तो उस अवस्था को एड्स कहते हैं। सरल बात, एचआईवी कारण है, एड्स परिणाम है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है, तो जल्दी से और बीमारियां हमको घेर लेती है। एड्स कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है? पहले तो किन तरीकों से फैलता है वो देखते हैं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई या इंजेक्शन का साझा करने से, यानी उसका काम में लेने से। एचआईवी पीड़ित मां से उसके बच्चे को, जैसे गर्भावस्था, प्रसव या दूध पिलाने के दौरान। अब एड्स इन तरीकों से नहीं फैलता है। साथ बैठने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। ऐसे नहीं कि हम उनको हीन दृष्टि से देखने लग जाएं, तो फिर उनके तो जीने की चाह होती ना, वो भी मर जाती है। तो आप देख लें, इसको डर ना बनाएं। ये तरीके अपनाने से वो नहीं फैलते। सॉरी। खाना पानी साझा करने से भी नहीं फैलते हैं, गले मिलने से भी नहीं होता है, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है, एक ही शौचालय या कपड़े इस्तेमाल करने से भी नहीं फैलता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति से भेदभाव ना करें। उन्हें प्यार से सहयोग और उचित इलाज की जरूरत है, तो बिल्कुल वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। एड्स से बचाव के उपाय क्या हैं? सुरक्षित व्यवहार, भाई उनको स्नेह प्यार दें और जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार अपनाएं। जांचा हुआ खून, जब भी उनको खून चढ़ाना हो तो चढ़ाते समय खून की जांच सुरक्षित है कि नहीं है। नई सुई का उपयोग हो, फ्रेश। ऐसे नहीं कि काम में लिया हुआ ही इंजेक्शन काम में लिया जाए। नियमित जांच होनी चाहिए। जागरूकता फैलाएं, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सरकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए। भारत में महिलाओं की समस्याएं क्या हैं? भाई, भारत में जो महिलाएं हैं उनके साथ समस्याएं क्या हैं? जब तक महिलाओं को सम्मान, मतलब बराबर का सम्मान और अवसर नहीं मिलते, समाज का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? लैंगिक भेदभाव, यही कि भाई हम क्या हैं, हम पुरुष प्रधान हैं, वो औरत है। लैंगिक भेदभाव है। शिक्षा, खाना और अवसर, सब में असमानता, अशिक्षा, पढ़ाई के अवसर पूरे नहीं मिलते हैं, अधिकार पूरे नहीं मिलते हैं। कुछ तो वो खुद अपने अधिकारों से अनजान रहती है। दहेज तथा घरेलू हिंसा, दहेज की मांग और घर में हिंसा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आर्थिक निर्भरता है, कई महिलाएं आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहती हैं, इसीलिए वे अपने फैसले खुद नहीं ले पाती। कार्यस्थल पर असमानता, जहां वो वर्किंग वुमेन जो है, जहां जिस ऑफिस में या जिस कार्यस्थल पर वो रह रही हैं, वहां असमानता का व्यवहार हो, महिलाओं को कम वेतन और कम अवसर मिलते हो, तो उनमें ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह, ये सामाजिक कुरीतियां आज भी महिलाओं के विकास में बाधा डालती हैं। महिलाओं की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? सबसे जरूरी बात है कि महिलाओं की समस्याएं केवल महिलाओं की नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो पूरा समाज भी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारी सोच जो है उसको
एक्सेप्ट नहीं करती है कि महिलाएं क्यों आगे बढ़ जाएं। ये तो पुरुष प्रधान देश है, पुरुष को ही आगे रहना चाहिए। ये सोच जो है, रूढ़िवादी सोच जो है, वो भी कहीं ना कहीं समस्या है। समाधान के उपाय क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देना, महिला अधिकारों की रक्षा के कानून शक्ति से लागू करना, समाज में लैंगिक समानता की भावना विकसित करना, दहेज, बाल विवाह और हिंसा के खिलाफ जागरूकता। महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं? इसका अर्थ क्या है? महिला सशक्तिकरण, महिला तो समझ में आता गया, ये सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को वह सब देना जिससे वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। अब वह सब क्या देना, क्या देना चाहिए हमें, देखते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति और राजनीति में समान अधिकार और अवसर देना ही महिला सशक्तिकरण है। जिससे क्या होगा? महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानित महसूस होगा। और महिला आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जरूरी क्यों है? देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त राष्ट्र। लंबे समय से भेदभाव और कुरीतियों का शिकार रही हैं महिलाएं। समान अवसर अभी भी कहीं कहीं ऐसा अभी भी होता है, कहीं गांवों में देख लीजिए। मैं कहती हूँ ऐसे कई शिक्षित परिवार भी मिल जाएंगे हमें जहां पर महिलाओं को अभी भी बहुत सी समस्याओं से और संघर्षों से जूझना पड़ रहा है। समान अवसर मिलने पर महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती हैं। महिला सशक्तिकरण के क्या क्या फायदे हैं? सामाजिक समानता, लैंगिक भेदभाव कम होता है और समाज में बराबरी की भावना आती है। शिक्षा का विकास, पढ़ी लिखी मां अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, काम करने वाली महिलाएं परिवार की आमदनी को बढ़ाती हैं। परिवार का विकास, सशक्त महिला परिवार के स्वास्थ्य और संस्कारों को बेहतर बनाती है। वो उसको पता है, जानकारी है, तो अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों के संस्कारों के बारे में वो हर चीज का ध्यान, संतुलन बनाए रखती है। राष्ट्रीय विकास क्या है? महिलाओं की भागीदारी से देश की उत्पादन क्षमता और प्रगति बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? देखिए, बहुत से कार्यक्रम चला रखे हैं सरकार ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सबसे बड़ा तो है कन्या भ्रूण हत्या को ही रोकना। महिला समृद्धि योजना जिसमें है महिलाओं को स्वरोजगार के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना। मातृत्व अवकाश और सुरक्षा कानून, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना। संवैधानिक प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है। मतलब ये जो अनुच्छेद है ना, 14 है, 15 और 16 है, इसमें महिलाओं को समानता का अधिकार देने का प्रावधान है। कन्या भ्रूण हत्या क्या है? कन्या से समझ में आता है बेटी, भ्रूण मतलब जन्मना, हत्या जब वो जन्म भी पूरी बनती भी नहीं है, उसी भ्रूण छोटी से जीव की हत्या कर देना ही कन्या भ्रूण हत्या है। ये हमारे समाज में एक गंभीर नैतिक अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या क्या है और इसके क्या कारण हैं? सरल अर्थ में समझते हैं, जब गर्भ में यह पता चल जाए कि बच्चा लड़की है या लड़का, तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। उसे कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। यह कानूनी अपराध होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी बहुत गलत है। हम तो क्या हो गए? हत्यारे ही हो गए। जिस जीव ने जन्म नहीं लिया और हमने उसको मार दिया, तो फिर हम हत्यारे ही हैं। तो नैतिक रूप से भी हमने बहुत गलत काम किया है। प्रमुख कारण क्या है? हमारी सोच है सबसे ज्यादा। पुत्र को प्राथमिकता, हम चाहते हैं कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, इसलिए बेटा होना चाहिए, और इस कारण से कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा होती है। दहेज प्रथा, बेटी के जन्म को आर्थिक बोझ समझा जाता है। सामाजिक रूढ़ियां हैं, पुरानी सोच है, अंधविश्वास है, अशिक्षा है, महिलाओं के अधिकारों की जानकारी की कमी है, तकनीक का दुरुपयोग है, लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड का गलत उपयोग किया जाता है। चीजें तो चली थी,
ये जो भी तकनीकी चली हैं वो सुविधाओं के लिए चली थी, लेकिन इसका मिसयूज होने शुरू हो गया। जैसे ही पता चला कि भ्रूण जो है वो कन्या है या लड़का है, तो उसको गर्भ में ही खत्म कर देना, ये क्या है? ये दुरुपयोग ही है। कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम और रोकथाम के उपाय। दुष्परिणाम तो है, लड़का लड़कियों का अनुपात बिगड़ जाता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं, विवाह संबंधी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक असमानता बढ़ती है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। रोकथाम के लिए है कड़े कानून, सख्त पालन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण, दहेज प्रथा का उन्मूलन, बेटी और बेटे को समान नजर से देखना। महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या से क्या संबंध है? देखिए, महिला सशक्तिकरण, सकारात्मक प्रभाव, कन्या भ्रूण हत्या, समानता की भावना होगी, शिक्षा का प्रभाव और आर्थिक आत्मनिर्भरता। भारत में आतंकवाद क्या है? देखिए, हमने हर टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर किया है और ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने आती भी रहती हैं, हमें पता भी होता है और हम सुनते भी रहते हैं। तो पीछे हमने जो भी टॉपिक क्लियर किया है, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, परिवार नियोजन, ये तो चीजें हमारे दैनिक और अखबारों में या समाचारों में, हम इन समाज में इन सब चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, तो बहुत आसानी से हमें ये याद हो जाते हैं। अब हम चलते हैं भारत में आतंकवाद। बिल्कुल, अभी भी ये न्यूज़ जो है हमारे सामने कुछ ही दिनों पहले आई हुई है कि आतंकवाद कितना, उसके ऊपर क्या-क्या प्रभाव क्या-क्या पड़ते हैं हम सब पर। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह न केवल जाने लेता है बल्कि समाज की नींव हिला देता है। इसमें निर्दोष लोग भी चले जाते हैं, जबकि उनका उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। आतंकवाद क्या है और इसके कारण क्या हैं? आतंकवाद का अर्थ है वह संगठित हिंसा जिसमें लोगों में डर फैलाकर किसी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाती है। आतंकवादी निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाकर समाज में अस्थिरता और भय पैदा करते हैं। सिर्फ भय पैदा करने के लिए और कुछ अपने राजनीतिक और धार्मिक विचारों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जबकि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, उनके लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो निर्दोष लोगों को में जान ले लेते हैं। प्रमुख कारण क्या है इनके? कट्टरपंथ यानी धार्मिक या वैचारिक उग्रता, गरीबी और बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी समर्थन, अशिक्षा और भ्रामक प्रचार। आतंकवाद के दुष्परिणाम और रोकथाम के उपाय बताइए। देखिए, दुष्परिणाम तो ये है कि निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, समाज में भय और असुरक्षा महसूस होती है, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचता है, आर्थिक विकास और पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है, सरकार को सुरक्षा पर भारी खर्च करना पड़ता है। देखिए, पर्यटन आया है यानी घूमने जैसी स्थल जो होते हैं, वहां पर हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते और सरकार को फिर क्या करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी टैक्स वगैरह सब सरकार को ही दिए जाते हैं। कितना व्यापार होता है पर्यटन स्थलों से, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, फिर खर्च करना पड़ता है, वहां सुरक्षा तैनात करनी पड़ती है। रोकथाम के उपाय क्या हैं? प्रभावी और कठोर सुरक्षा व्यवस्था है, युवाओं को शिक्षा और रोजगार देना है, सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा, आतंकवाद और विरोधी कठोर कानून को का पालन करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाना है। इकाई 3 में त्वरित पुनरावृत्ति देख लेते हैं। युवा वर्ग, बेरोजगारी, तनाव, नशा, मादक द्रव्य से क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नुकसान होते हैं। एड्स, एचआईवी यानी वायरस संक्रमण के तरीके और बचाव, महिला समस्याएं, भेदभाव, हिंसा और असमानता, महिला सशक्तिकरण क्या है? शिक्षा, रोजगार, समान अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, लिंग भेद और कानून के कारण, कानून, आतंकवाद में हिंसा, भय, रोकथाम। अब आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। सामाजिक विकास एवं समस्याएं।
समाज का विकास कैसे होता है और समस्याएं क्या आती हैं उनकी तरफ। देखिए, कहते हैं ना, सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जिन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं वही आगे से आगे जुड़ा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मानव अधिकार और पर्यावरण क्षरण, यही समस्याएं हैं। अब इनको हम थोड़ा व्यापक रूप से पढ़ते हैं। इस इकाई में क्या क्या पढ़ेंगे हम? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मानव अधिकार और पर्यावरण पढ़ेंगे। गरीबी क्या है? भारत की सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती है। सरल भाषा में इसको कैसे समझें हम? गरीबी का अर्थ है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। जैसे खाने को भरपेट नहीं मिल रहा है, पहनने को पूरे कपड़े नहीं है, घर और शिक्षा और इलाज, ये सब क्या है? ये गरीबी है। सीधे शब्दों में यूं कह लो कि जब किसी की आमदनी मतलब रुपए उसके पास कम है और खर्चे क्या है, ज्यादा हैं। गरीबी की पहचान, हाँ भाई हाँ बिल्कुल। एक गाना है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, बिल्कुल हाँ सही समझ रहे हैं आप। वही स्थिति है गरीबी की। गरीबी की पहचान, जीवन स्तर बहुत नीचा होना। गरीबी से क्या होता है? जीवन स्तर नीचा हो जाता है हमारे अंदर। फिर क्या होती है? हम समाज के बराबर नहीं होते हैं, तो कभी कभी हीन भावना पैदा हो जाती है, अपराध के लिए फिर बढ़ते हैं। खाने पीने की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित रहना, रोजगार और आय के सीमित साधन, सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा। गरीबी कितने प्रकार की होती है? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी। देखते हैं हम निरपेक्ष गरीबी क्या है। जब व्यक्ति अपनी सबसे बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता, जैसे 2 वक्त का खाना भी ना मिले, तो वो निरपेक्ष गरीबी है। सापेक्ष, जब कोई व्यक्ति समाज के अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम आय और सुविधाओं में जी रहा हो, वो जब तुलना करने लग जाता है ना, तब उस सापेक्ष गरीबी में होता है। ग्रामीण गरीबी, गांव में कृषि पर निर्भरता और सीमित रोजगार के कारण उत्पन्न गरीबी। ज्यादातर गांव में क्या है? कृषि पर निर्भर है, लेकिन उनके पास रोजगार जो है वो सीमित है, और जिससे गरीबी। शहरी गरीबी क्या होती है? शहरों में झुग्गी बस्तियां, असंगठित काम और कम आय के कारण उत्पन्न गरीबी। गरीबी के प्रमुख कारण क्या हैं? बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, अशिक्षा, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, ये गरीबी के कारण हैं। देखिए, गरीबी के क्या दुष्परिणाम होते हैं? कुपोषण व बीमारी, अशिक्षा, अपराध व असमानता, जो कि हम धीरे धीरे थोड़ा पीछे पड़ चुके हैं। कुपोषण और बीमारी क्या है? सही खाना और सही इलाज न मिलेंगे तो बच्चे और महिलाएं कुपोषित का शिकार होंगी। अशिक्षा, गरीब परिवार सब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, जिससे अशिक्षा समस्या बनी रहती है। अपराध व असमानता, आर्थिक तंगी में कुछ लोग गलत रास्ता अपनाते हैं और सामाजिक असमानता बढ़ती है। गरीबी दूर करने के उपाय क्या हैं? रोजगार देना, मतलब रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा कौशल का विकास, कृषि, ग्रामीण व कृषि कार्यक्रम सशक्त, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करना, सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाना। गरीबी के उन्मूलन क्यों जरूरी है? 21% शहरी गरीबी। भारत के शहरों में अनुमानित जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो क्या है? 21% है। 25% ग्रामीण गरीबी, क्षेत्रों में गरीबी के स्तर जो शिक्षा और स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। और 6+ मतलब 6% से प्लस जो है प्रमुख उपाय क्या क्या है? उपाय रोजगार, शिक्षा, कौशल, कृषि, सुरक्षा योजना और महिला सशक्तिकरण। इन सब से ही विकसित भारत बन सकता है, और ये सभी हर नागरिक को ये समझना जरूरी है। सम्मान से जीने का अवसर देना जरूरी है, तभी एक समृद्ध और विकसित भारत बनेगा। बेरोजगारी क्या है? काम न मिलना एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है ये बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य हो
काम भी करना चाहता हो लेकिन उसे रोजगार ना मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। इससे उसकी आमदनी रुक जाती है, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं और जीवन स्तर गिरता है। बेरोजगारी का असर न सिर्फ व्यक्ति पर, परिवार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार क्या हैं? मौसमी बेरोजगारी, कुछ महीनों में काम, बाकी समय खाली बैठे रहना। संरचनात्मकता, जैसे कौशल की कमी से काम न मिलना। छिपी बेरोजगारी, जरूरत से ज्यादा लोग एक काम पर लगे हों। चक्रीय, आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी। बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, प्रश्न है बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं आपके? जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिक विकास की कमी है, अशिक्षा और कौशल की कमी है, तकनीकी परिवर्तन है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या हैं? प्रश्न आया है बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? फिर हमारे पास रोजगार का सृजन है, सरकार नए उद्योग और व्यवसाय खोलकर रोजगार के अवसर बढ़ा सकती हैं। कौशल विकास है, युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। लघु उद्योग, जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। स्वरोजगार, लोगों को खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित और आर्थिक मदद की जानी चाहिए। अशिक्षा क्या है? शिक्षा से वंचित रहना ही अशिक्षा है और ये एक राष्ट्रीय चुनौती है। अशिक्षा का अर्थ क्या है? अशिक्षा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता या आवश्यक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं और आधुनिक जानकारी से पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाता, वंचित रह जाता है। उसे पता ही नहीं है भाई कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और उसके अधिकार क्या हैं, और उसकी जागरूकता, शिक्षा ही नहीं होगी तो वो जागरूक कैसे होगा? शिक्षा की किसी भी समाज की नींव होती है। एक पढ़ा लिखा इंसान अपने अधिकार जानता है, बेहतर काम पाता है और समाज के विकास में भागीदारी बनता है। इसीलिए शिक्षा केवल व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की समस्या है। देखिए, अशिक्षा क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। अशिक्षा के प्रमुख कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो गरीबी है, बाल श्रम है, सामाजिक रूढ़ियां हैं, सुविधाओं का अभाव है। गरीबी, गरीब परिवार बच्चों को स्कूल की जगह काम पर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। बाल श्रम, कम उम्र में काम करने के लिए बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखा जाता है और वे पढ़ नहीं पाते हैं। सामाजिक रूढ़ियां, कुछ जगहों पर तो आज भी लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा जाता है, पुरानी सोच है। सुविधाओं का अभाव है, दूर दराज के गांव में स्कूल, शिक्षक और जरूरी संसाधनों की कमी है, बच्चों को पढ़ाई से दूर रखती है। अशिक्षा के क्या दुष्परिणाम होते हैं? व्यक्ति पर प्रभाव क्या है और समाज और देश पर प्रभाव क्या है? देखिए, अशिक्षा के दुष्परिणाम व्यक्ति पर क्या है? अच्छा रोजगार नहीं मिलता, स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी नहीं रहती, अंधविश्वास और कुरीतियां बनी रहती हैं, अपने अधिकार नहीं जान पाते। समाज और देश पर प्रभाव पड़ता है कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, सामाजिक जागरूकता कम रहती है, देश का आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। अशिक्षा दूर करने के क्या उपाय हैं? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाई का अधिकार दिया जाए। आरटीई एक्ट के अनुसार 2009 की इसी का हिस्सा है। जो मुफ्त पढ़ाई की करवाई जा रही है ना, वो आरटीई एक्ट 2009 जो है वो इसी का ही हिस्सा है। बालिका शिक्षा, लड़कियों को पढ़ाई के लिए विशेष प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति दी जाए। वयस्क शिक्षा, बड़े उम्र के अनपढ़ लोगों के लिए भी साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाए। जन जागरूकता, बाल श्रम रोककर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाकर अशिक्षा कम की जाए। मानव अधिकार क्या है? हर इंसान को मिले सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार। सभी को सम्मान मिलने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल इसलिए मिलते हैं क्योंकि वह एक इंसान है। ठीक है ना? मानव का अधिकार मतलब वो एक इंसान है, इसलिए उसको मिलना जरूरी है भाई। ये अधिकार जाति, धर्म, लिंग, भाषा
आर्थिक स्थिति से नहीं बदलते, सभी के लिए समान होते हैं। ऐसे नहीं कि वो पुरुष है या स्त्री है और बूढ़ा है या जवान है, वयस्क है, गरीब है या अमीर है, उसकी भाषा हिंदी है या इंग्लिश है, नहीं भाई, वो एक इंसान है और उसके आधार पर उसके अधिकार मिलने उसको जरूरी है। इन अधिकारों का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति को सम्मान मिलना, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जी सके वो, यही उसके मौलिक अधिकारों में शामिल होते हैं। मानव अधिकारों की मुख्य विशेषताएं क्या है? सार्वभौमिक, जन्मजात, समानता पर आधारित और लोकतांत्रिक, लोकतंत्र की नींव। सार्वभौमिक ये अधिकार दुनिया के हर इंसान को मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के। जन्मजात ये अधिकार जन्म से मिलते हैं, कोई इन्हें छीन नहीं सकता। समानता पर आधारित, कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लोकतंत्र की नींव, जहां मानव अधिकारों का सम्मान होता है वहां लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रमुख मानव अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन का अधिकार, हर व्यक्ति को जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को पढ़ने लिखने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपने विचार रख सकता है। शोषण के विरुद्ध संरक्षण, किसी को जबरदस्ती या शोषण का शिकार नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक समस्याओं में मानव अधिकारों का क्या महत्व है? गरीबी दूर करने में मानव अधिकार क्या भूमिका निभाते हैं? मानव अधिकार हर व्यक्ति को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य का अवसर दिलाते हैं, इससे गरीबी कम होती है। अशिक्षा मिटाने में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। सामाजिक समानता के लिए जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करने में मानव अधिकार अहम भूमिका निभाते हैं। कमजोर वर्गों की सुरक्षा, महिलाएं, बच्चे, आदिवासी सभी को विशेष संरक्षण देकर समाज को न्यायपूर्ण बनाया जाता है। लोकतंत्र को मजबूत करना, जहां अधिकार सुरक्षित है वहां लोकतंत्र, शांति और विकास स्वाभाविक रूप से मजबूत है। तो सामाजिक समस्याओं को मानव अधिकारों का क्या महत्व है? गरीबी दूर करने में, अशिक्षा मिटाने में, सामाजिक समानता के लिए, कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करना। मानव अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए? सरकार और कानून की भूमिका क्या रहती है? सरकार और कानून की भूमिका यह है कि मानव अधिकार कानूनों का कड़ाई से पालन करे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सख्त बनाना, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करना। समाज और नागरिकों की क्या भूमिका है? अब ये तो कानून की थी भूमिका, अब हमारी और समाज और नागरिक की क्या भूमिका है? अपने अधिकारों की जानकारी रखना, भेदभाव और शोषण का विरोध करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। पर्यावरण क्षरण क्या है? प्रकृति का बिगड़ता संतुलन। ये क्या है? क्षरण, ह्रास, कमी हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? पहले तो देखते हैं कि पर्यावरण क्षरण क्या है। सरल परिभाषा, जब वायु, जल, भूमि और प्राकृतिक संसाधन लगातार खराब होते जाते हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसे पर्यावरण क्षरण कहते हैं। जो कि क्या हो रहा है? जंगलों की कटाई हो रही है, निरंतर हो रही है, वाहन बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण क्षरण के प्रमुख रूप क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों का विनाश, जैव विविधता का ह्रास। ये हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, ये सारे प्रदूषण निबंध भी लिखते आए हैं। पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण, वनों की कटाई, वाहनों की संख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि व नगरीकरण। पर्यावरण क्षरण के क्या मूल क्या है देखते हैं। भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? जलवायु परिवर्तन मतलब बढ़ता तापमान, वायु प्रदूषण, श्वसन रोग, जल प्रदूषण से जलनित बीमारियां, जैव विविधता की हानि से प्रजातियों का विलुप्त होना, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और सूखापन, कृषि गिरावट, कम फसल पैदावार कम। पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? कचरा प्रबंधन, कचरे का सही निस्तारण, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, जिसको कहते हैं रिसाइकल। हर चीज का क्या होता है? रिसाइकल होता है। तो उससे क्या होगा? हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जल संरक्षण क्या है? वर्षा जल संचयन करें, पानी का सीमित उपयोग करें और जल स्रोतों को स्वच्छ रखें। देखिए, बहुत
स्लोगन है, गवर्नमेंट ने बहुत जगह जगह जल ही जीवन है, जल बचाएं, जल है तो कल है, बहुत से ऐसे दे रखे हैं। लेकिन जब तक हम इसको व्यवहार में नहीं लाएंगे तो हम तो इस समस्या को बढ़ा ही रहे हैं। तो हर चीजों को हम शिक्षा हमें बताती जरूर है, लेकिन जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं तो वो समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहती हैं। नवीनी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सोलर ऊर्जा, जैसे हम आजकल ज्यादातर बहुत से ऐसे घरों पे तो हो गया है, ऑफिसों में, बहुत सी जगहों में, खेतों में सौर ऊर्जा आपको दिखाई देते होंगे, है ना, सोलर प्लेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वनों की कटाई पर कड़ी रोक लगाई जाए। भाई अगर हम ये सोच लेना कि हमारे हर जन्मदिन पर, रोज तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएंगे, तो बिल्कुल ये संकल्प ही हमें एक छोटा सा प्रयास, एक समाज के सुधार के लिए, मैं तो कहती हूँ समाज क्यों, हमारे सबसे पहले तो हमारे ही जीवन के लिए सबसे बड़ा काम हो जाएगा कि हम हर जन्मदिन पर ये संकल्प कर रहे हैं कि एक पौधा जरूर लगाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? भाई ये सब तो जरूरी, ये सारी समस्याएं जो आपस से जुड़ी हुई हैं, एक सर्कल है। ये तीनों समस्याएं एक दुष्चक्र है। एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है, इसलिए तीनों का एक साथ समाधान जरूरी है। शिक्षा बढ़े, रोजगार मिलेगा, गरीबी घटेगी, और यही सही रास्ता है। प्रश्न है हमारा, इसके समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण। मुख्य बिंदुओं का सारांश देखते हैं हम। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मानव अधिकार, पर्यावरण। निष्कर्ष रूप में हम देखें एक बेहतर भारत की ओर हम कैसे जा सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण, ये सभी विषय आपस से जुड़े हुए हैं। इन्हें सुलझाने के लिए शिक्षा, जागरूकता, सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है। देखिए हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको सरल भाषा में समझाया जा रहा है और हम आज के दौर से जुड़े हुए हैं, तो हमें बड़े आसानी से ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं और हमारा पेपर जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। और इस बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अब यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां टॉपिक है भारत में विशिष्ट समूहों की सामाजिक समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हैं? अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक संप्रदाय। इस इकाई में क्या क्या पढ़ेंगे हम? भाई अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक संप्रदायिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियां क्या है? एससी। अनुसूचित जातियां कौन है, मतलब इसमें कौन कौन आता है? अनुसूचित जातियां वे जातियां हैं जिन्हें भारतीय संविधान में एक विशेष सूची में दर्ज किया गया है। आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए भारत में ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों के साथ छुआछूत, भेदभाव किया जाता था। इन्हें शिक्षा, मंदिर, कुएं जैसी बुनियादी चीजों से दूर रखा जाता था। संविधान ने ऐसी जातियों को पहचाना और उनके लिए विशेष सुरक्षा एवं सुविधाएं दी। संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका 17वां अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त घोषित कर दिया। अनुसूचित जातियों की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या हैं? सामाजिक भेदभाव है, अशिक्षा है, आर्थिक कमजोरी है, बेरोजगारी है, सामाजिक शोषण है। कुछ जगहों पर जैसे सामाजिक भेदभाव में क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, कुछ जगहों पर अभी भी अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। छुआछूत कानून रूप से बंद है, पर फिर भी मानसिकता बदलने में समय लगता है।
अशिक्षा, गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा के बिना रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार के बिना गरीबी दूर नहीं होती है। यह एक दुष्चक्र बना है। आर्थिक कमजोरी, अधिकांश परिवार भूमिहीन मजदूर हैं, खेतों में या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां मजदूरी बहुत कम होती है। बेरोजगारी, उचित शिक्षा और कौशल न होने के कारण अच्छी नौकरी नहीं मिलती। बेरोजगारी की समस्या इन वर्गों में अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी तो हमारे समाज में बहुत ही प्राथमिक हो गई है समस्या। सामाजिक शोषण क्या है? कुछ क्षेत्रों में अत्याचार और अन्याय की घटनाएं आज भी होती हैं। इन्हें रोकने के लिए एससी, एसटी, एटोरिक ये जो है ना एक्ट, कुछ अधिनियम, कुछ ऐसे नियम लागू किए गए हैं जो सामाजिक शोषण के को रोकने के लिए बनाए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का समाधान क्या है फिर? वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, रोजगार के अवसर हैं, कानूनों का पालन है, सामाजिक जागरूकता है। अनुसूचित जनजातियां क्या है? अनुसूचित जनजातियां कौन है? अनुसूचित जनजातियां आदिवासी समुदाय हैं जो जंगलों, पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराएं और जीवन शैली होती है। अनुसूचित जनजातियों की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो क्या है? ये एक समाज के सामने एक चुनौती का सामना करना पड़ता है इनको। अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य समस्याएं, विस्थापन की समस्या, सांस्कृतिक पहचान का संकट। अशिक्षा क्या है? दूर दराज के जंगली इलाकों में स्कूल नहीं होती है, कोई साधन नहीं होते हैं, शिक्षक भी वहां जाना पसंद नहीं करते हैं, इससे शिक्षा का स्तर बहुत कम हो जाता है। आर्थिक पिछड़ापन है, अधिकांश जनजातीय परिवार खेती, जंगल से लकड़ी, फल इकट्ठा करने जैसे पारंपरिक कार्यों पर निर्भर रहते हैं, आमदनी बहुत कम होती है। स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अस्पताल और डॉक्टर दूर होते हैं, कुपोषण की समस्या ज्यादा रहती है, साफ पानी और स्वच्छता की भी कमी रहती है। विस्थापन की समस्या क्या है? बड़े बांध, रुदान और कारखाने बनाने के लिए जनजातियों को उनके घरों और जंगलों से बाहर कर दिया जाता है, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। फिर क्या होता है? में समस्याएं बढ़ती हैं। सांस्कृतिक पहचान का संकट है, बाहरी दुनिया के प्रभाव से उनकी भाषा, नृत्य, त्योहार और परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का समाधान क्या है? समुदाय की भागीदारी, जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार समर्थन और सांस्कृतिक संरक्षण ही इनकी समस्याओं का समाधान है। जनजातियों के उत्थान का महत्व में एक नजर डालते हैं कि शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, संवैधानिक संरक्षण जरूरी है, आरक्षण की व्यवस्था है, संस्कृति संरक्षण जरूरी है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं ओबीसी। ओबीसी कौन होते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग जातियां और समुदाय हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। ये एससी, एसटी में नहीं आते, लेकिन इनके लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान बनाए हैं। ओबीसी की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या हैं? शिक्षा का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, योजनाओं की जानकारी नहीं। देखिए, सभी टॉपिक्स सेम से ही हैं। ओबीसी के उत्थान के लिए क्या उपाय किए गए हैं? मंडल आयोग और आरक्षण है। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। कितना? 27%। कौन सी सन में? 1990 में। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने ओबीसी को समान अवसर दिलाने में मदद की। शिक्षा एवं कौशल विकास हुआ। छात्रवृत्ति, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ओबीसी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। आर्थिक सहायता जैसे बैंक ऋण और माइक्रो फाइनेंस की सुविधा है।
स्वरोजगार के लिए सब्सिडी योजनाएं हैं, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, ग्रामीण रोजगार गारंटी है, जैसे ये मनरेगा वगैरह ये योजनाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं। अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्प मतलब कम। वे समुदाय जिनकी संख्या किसी देश या राज्य में बहुसंख्यक समुदाय से कम होती है और जिनकी अपनी अलग आर्थिक, भाषाई या सांस्कृतिक पहचान होती है। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ये सभी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं अल्पसंख्यक में कौन कौन से आते हैं, तो आप लिखेंगे मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। अल्पसंख्यकों की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या हैं? शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक असुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान की चुनौती। अल्पसंख्यकों के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है? संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार है। बिल्कुल, इनको एक विशेष प्रावधान संविधान बनाया गया है जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया है कि इनको अपनी संस्कृति, शिक्षण संस्थाएं और अपनी भाषा के अपने हिसाब से चलाने का अधिकार है। समाधान के उपाय: शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम जैसी योजनाएं लागू करना, सरकारी योजनाओं का सभी तक समान रूप से लाभ पहुंचाना। संप्रदायवाद क्या है? संप्रदायवाद वह सोच है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपने धर्म को विशेष ऊपर नहीं मानता, सबसे ऊपर अपना धर्म नहीं रखता, उसे दूसरे धर्मों के लोगों को दुश्मन या प्रतिद्वंदी समझने लगता है। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति सोचने लगे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और बाकी सब गलत हैं, और इस सोच के आधार पर वह दूसरे समुदाय से नफरत करने लगे, यही संप्रदायवाद है। यह जब बड़े पैमाने पर होता है तो दंगे, आतंक, हिंसा ये सब होने लग जाते हैं। संप्रदायवाद के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कारण कौन कौन से हैं? धार्मिक कट्टरता है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे को छोटा मानना। राजनीतिक स्वार्थ है, वोट पाने के लिए नेता और जाति, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते रहते हैं। अशिक्षा, पढ़े लिखे न होने पर लोग अफवाहों में आसानी से फंस जाते हैं। सोशल मीडिया की भूमिका, झूठी खबरें और भड़काऊ पोस्ट तेजी से फैलकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं। संप्रदायवाद के क्या दुष्परिणाम होते हैं? सामाजिक सद्भाव नष्ट हो जाती है, समुदायों के बीच विश्वास, भाईचारा टूट जाता है, पड़ोसी एक दूसरे से डरने लगते हैं, विश्वास नहीं रहता है, संशय रहता है, डर में जीने लग जाते हैं, दंगे और हिंसा, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने पर दंगे होते हैं, जान माल की हानि होती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है। जब लोग धर्म के नाम पर बंट जाते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना जो है वो टूट जाता है। आर्थिक नुकसान, दंगों के दौरान दुकानें, कारखाने बंद हो जाते हैं, व्यापार, पर्यटन स्थल, निवेश ये सब प्रभावित होते हैं। भय और असुरक्षा, आम आदमी नागरिक जो है वो भय में रहने लग जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग काम पर नहीं जा पाते हैं, जीवन जो है रुक सा जाता है। संप्रदायवाद को कैसे रोका जा सकता है? शिक्षा और जागरूकता ही सबसे बेस्ट, सबसे पहला यही है। स्कूलों में धर्म निरपेक्षता, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता पढ़ाई जाए। जागरूक नागरिक अफवाहों में न फंसे। सामाजिक संवाद, विभिन्न समुदायों के बीच मिलन स्थल, त्योहार और कार्यक्रम आयोजित हों ताकि एक दूसरे को समझा जा सके। कड़ा कानून व्यवस्था होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा भड़काने वाले खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वही इनको भड़का रहे हैं। जिम्मेदार है मीडिया, अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए, सच्ची संतुलित खबरें देनी चाहिए। संविधान का पालन, समानता, धर्म निरपेक्षता और बंधुत्व, ये हमारे संविधान के मूल मूल्य हैं।
इनका पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। एससी और एसटी के उत्थान के लिए क्या प्रमुख प्रयास होने चाहिए? कौन से हैं? शिक्षा प्रोत्साहन, आर्थिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं आवास, आरक्षण व्यवस्था और कानूनी सुरक्षा। विशिष्ट समूहों के उत्थान में समाज की क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका देखते हैं। देखिए, सरकार की भूमिका है योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर रोक, जागरूकता अभियान चलाना। अब समाज की क्या क्या जिम्मेदारी है? सरकारी प्रयास तब तक पूरी तरह सफल नहीं होते हैं जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती, हम नागरिक उसमें शामिल नहीं होते हैं। जातीय भेदभाव को बढ़ावा न दें, सभी के साथ समानता से पेश आए, बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाएं, वंचित वर्गों की शिक्षा में मदद करें। विस्तृत प्रश्न एससी और एसटी की समस्याएं एवं उत्थान के उपाय बताने हैं। देखिए, हमने इनके बारे में पढ़ा था कि एससी क्या है और एसटी क्या है। एसटी और एसटी दोनों ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। संविधान ने इनके लिए विशेष प्रावधान किए हैं, फिर भी अनेक समस्याएं बनी हुई हैं। एससी की प्रमुख समस्याएं क्या है? सामाजिक भेदभाव है, शिक्षा, आर्थिक कमजोरी, बेरोजगारी और सामाजिक शोषण, ये 5 प्रमुख समस्याएं हैं। एसटी की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? शिक्षा का अभाव, आर्थिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य समस्याएं, विस्थापन और सांस्कृतिक संकट, ये 5 समस्याएं हैं। उत्थान के उपाय क्या हैं? शिक्षा, आरक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं और जनजातीय क्षेत्र विकास। ऐसी की समस्याओं के 5 प्रमुख तत्व देख लेते हैं। भौगोलिक कठिनाइयां, जागरूकता का अभाव है, सामाजिक भेदभाव, निर्धनता, जागरूकता का अभाव, निरक्षरता। भौगोलिक कठिनाइयां में ये आ गई और निर्धनता में आपके सामाजिक भेदभाव, निर्धनता, निरक्षरता, ये है। एससी और एसटी के उत्थान में इन कारकों का क्या महत्व है या प्रयासों का क्या महत्व है, क्यों जरूरी क्यों है हमें? देखिए, 15% एससी आरक्षण है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है। 7.5% एसटी आरक्षण है। अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र सरकार में आरक्षण का प्रावधान है। अब हम पार्ट 1 का निष्कर्ष देखते हैं कि क्या है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विकास भारत के समावेशी एवं संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा, आरक्षण, आर्थिक मदद और जागरूकता। अल्पसंख्यक और संप्रदायवाद का विस्तृत उत्तर देखते हैं। अगर प्रश्न आता है हमारे कि अल्पसंख्यकों की सामाजिक समस्याओं तथा संप्रदायवाद की समस्या का विस्तृत वर्णन कीजिए, साथ ही इसके कारण, दुष्परिणाम एवं निवारण के उपायों की विवेचना कीजिए। तो आप इस प्रश्न का ढांचा इस तरीके से समझेंगे कि अल्पसंख्यक का अर्थ बताएंगे, अल्पसंख्यकों की समस्या, फिर अर्थ, संप्रदायवाद के कारण, संप्रदायवाद के दुष्परिणाम और समाधान और निवारण। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के कारण एवं समाधान तुलनात्मक दृष्टि से बताएंगे। संप्रदायवाद के कारण, प्रभाव और समाधान एक साथ। धार्मिक कट्टरता, दंगे और हिंसा के दुष्परिणाम, सद्भाव और शिक्षा समाधान के रूप में। राष्ट्रीय एकता में इन समाधानों का महत्व क्या है? देखिए, ऐसी जनसंख्या जो है वो 16.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात। एसटी जनसंख्या है 8.6% और ओबीसी की जनसंख्या है 41%। सारांश रूप में हम देखते हैं अनुसूचित जनजातियां क्या हैं। एससी, सामाजिक भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी, शिक्षा और आरक्षण से समाधान हो सकता है। अनुसूचित जनजातियां कौन सी हैं? एसटी, विस्थापन, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक संकट, विकास और संरक्षण दोनों ही जरूरी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कौन सा है? ओबीसी, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, 27% आरक्षण और कौशल विकास से संभव है। अल्पसंख्यक, सामाजिक असुरक्षा और पहचान की चुनौती, संवैधानिक अधिकार और सद्भाव से इसको समाधान मिल सकता है। सांप्रदायिकवाद, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक स्वार्थ, शिक्षा, संवाद और कानून से निवारण संभव है। देखिए, हमारे
1 से लेकर 5 यूनिट तक हमने बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से इसको समझने का प्रयास किया है। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। गेस्ट पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो आपको हमने गेस्ट पेपर में बताए हैं और निश्चित ही आपके वही प्रश्न जो है पेपर में आएंगे और आपकी सफलता निश्चित है। अब जो महामैराथन क्लास अभी हमने ली है उसमें आपको उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से समझाया गया है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहेगा, तो हम विदा लेते हैं। राधे राधे।